में आपका स्वागत करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ मापन की बाधाएं। देखिए, हमने मापन के विषय में विस्तृत अध्ययन कर लिया है कि मापन क्यों आवश्यक है, मापन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, मापन क्यों किया जाता है, मापन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं, हमने ये तो पता लगा लिया कि मापन बहुत ज़रूरी है। मापन शिक्षक द्वारा अपनी तकनीकियों की जानकारी के लिए, बालक के बौद्धिक स्तर की जानकारी के लिए, बालक के जहाँ चूँकि शिक्षा का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, तो उसके विकास के विषय में डाटा संकलन करने के लिए, उसके बौद्धिक स्तर से संबंधित घोषणाएं करने के लिए, उसके फ्यूचर से संबंधित घोषणाएं करने के लिए, उसके व्यवहार को परिमार्जित करने के लिए या व्यवहार परिमार्जन का परिणाम प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। मापन ही मूल्यांकन को सार्थक बनाता है, सफल बनाता है। लेकिन देखिए, व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक और समाज विज्ञानों और समाज विज्ञानों में मापन और परिमापन, मेजरमेंट एंड क्वांटिफिकेशन, परिमापन, दोनों का ही विशेष महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि जब तक किसी चीज़ का आकलन मापन नहीं किया जा सकता, तब तक उसके अच्छे बुरे, लाभ हानि, सफलता असफलता की कोई परिभाषा हमारे सामने नहीं आती। उसके विषय में किसी प्रकार का हम कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकते, कमेंट नहीं दे सकते, किसी प्रकार का दृष्टिकोण उस विषय में हम अपना नहीं प्रस्तुत कर सकते। कोई विचारधारा हमारे माइंड में नहीं बनती है जब तक उसका मापन नहीं किया गया हो। मापन के लिए मैंने आपको बताया कि मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया है, बहुत विधियों का प्रयोग किया है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो शिक्षा मनोविज्ञान में मापन के लिए शिक्षक को बहुत अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। शिक्षक को अपना दृष्टिकोण परे रखकर अपना दृष्टिकोण निष्पक्ष और तटस्थ रहना होता है। शिक्षक ही किसी विद्यार्थी की उन्नति में अहम भूमिका निभाता है। वही मापन कर सकता है जो विद्यार्थी से बहुत घनिष्ठ रूप से संपर्क में हो। वह विद्यार्थी की ओवरऑल कंडीशंस के लिए रिपोर्ट तैयार करता है। लेकिन बात अब ये आती है कि मापन कैसे किया जाए, मापन में क्या बाधाएं आ सकती हैं, क्या कोई बाधा आ सकती है, और अगर बाधा आ सकती है, कोई समस्या आ सकती है मापन करने में, तो वह कौन सी समस्या आ सकती है। तो मापन की समस्याओं के विषय में, मापन की बाधाओं के विषय में अब आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अनुसंधान की किसी भी समस्या का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से तब तक संभव नहीं है जब तक अध्ययन समस्या से संबंधित चरों का मापन सही ढंग से न कर लिया गया हो। यानी कि किसी भी समस्या, अनुसंधान की किसी भी समस्या का मापन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उससे संबंधित चरों, वेरिएबल्स यानी चरों की जानकारी हमें होनी चाहिए। चर यानी कि सारे डाटा जो कि हमें मापन के लिए चाहिए होते हैं, जो कि बालक से संबंधित है, उस क्षेत्र से संबंधित हैं जिसमें बालक कार्य कर रहा है, वह डाटा जो कि हमें बालक की व्याख्या करने में मदद करेंगे, बालक का मापन करने में मदद करेंगे, वो सारे वेरिएबल्स हमें यहाँ पर चाहिए होते हैं। उन वेरिएबल्स का हमें विस्तृत अध्ययन करना होता है मापन के विषय में। तब तक इसका वैज्ञानिक ढंग से तब तक संभव नहीं है जब तक संबंधित चरों का मापन सही ढंग से ना कर लिया जाए। मापन और परिमाणन की अनुपस्थिति में वैज्ञानिक अनुसंधान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखिए, मैंने ये बताया कि मापन बहुत ज़रूरी है। मापन के बिना हम किसी चीज़ में की व्याख्या नहीं कर सकते, और जब तक मापन और परिमाणन हमारे सामने नहीं होगा, मापन नहीं होगा, तो हम वैज्ञानिक अनुसंधान की कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई भी, यानी कि हम छोटी से छोटी चीज़ से लेकर अगर हम रिसर्च तक की बात करें, साइंटिफिक रिसर्च तक की बात करें, तो वह भी मापन के अभाव में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसकी कल्पना ही हम नहीं कर सकते। देखिए, हमने मान लीजिए हमने किसी मशीन का आविष्कार किया है, वैज्ञानिकों ने कोई प्रक्षेपण के लिए कोई यंत्र तैयार किया है, सैटेलाइट तैयार किया है। अब हमने उसका मापन नहीं किया, केवल तैयार किया है, और हम ये कह दें कि अब ये सैटेलाइट तैयार है, इसे छोड़ दिया जाए, या ये मशीन तैयार है, इसे मार्केट में उतार दिया जाए। अगर हम ऐसा उसका मापन नहीं करते हैं,
उसका पूरा आकलन नहीं करते हैं, वह कितनी सक्सेस है, कितनी नहीं है, कितनी पावर चाहिए, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसके पार्ट्स कितने काम करेंगे, जो भी चीज़ है छोटे से छोटे उससे संबंधित छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। जब तक हम उसका पूरी तरह से मापन नहीं करेंगे तब तक हम वैज्ञानिक अनुसंधान की कल्पना ही नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते, जैसे अभी करंट में ही देख लीजिए आप, कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 की वैक्सीन अभी तक आई नहीं है। क्यों नहीं आई? क्योंकि बार बार साइंटिफिक जो साइंटिस्ट हैं वह रिसर्च करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं और बार बार फेल हो जाते हैं। अगर ऐसा हुआ होता कि बिना मापन के, बिना आकलन के, बिना रिसर्च के उन्होंने वैक्सीन उतार दी होती तो अब तक बहुत नुकसान हो चुका होता। तो मापन किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसकी व्याख्या करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। मापन के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान की कल्पना हम तभी कर सकते हैं, किसी नए आविष्कार की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब हमारे द्वारा मापन की प्रक्रिया अपना ली गई हो। व्यवहारपरक विज्ञानों, समाज विद्वानों में मापन और परिमाणन की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन हुए हैं, जिसके फलस्वरूप आधुनिक युग के व्यवहारपरक वैज्ञानिक और समाज वैज्ञानिक अपने अनुसंधानों में मापन और परिमाणन को महत्व देने लगे हैं। इन विद्वान आज यह अनुभव करने लगे हैं कि मापन और परिमाणन की अनुपस्थिति में वैज्ञानिक अनुसंधान संभव नहीं है। इसकी दिशा में जो विकास हुआ है उसके फलस्वरूप अनेक प्रकार की मापनीय तकनीकें विकसित हुई है। मैंने आपको कल मापन की विधियां बताई थी, तो मापन की विधियों का काम तभी है जब हम किसी चीज़ का मापन कर सकते हैं। मापन करने के लिए हमें भिन्न अब ये भी बात है कि हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर क्षेत्र का मापन एक ही तकनीक से नहीं किया जा सकता। उसके लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग तकनीकों का आविष्कार किया है, अलग अलग तकनीकों को मार्केट में उतारा, अलग अलग तकनीकों पर रिसर्च किया है पहले उन्होंने। तो वैज्ञानिक अनुसंधान की कल्पना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम मापन की प्रोसेस को नहीं अपना लेते। इसमें मापन की समस्या आज भी है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कई मोबाइल्स भी, जैसे सबसे ज़्यादा हम वर्तमान में मोबाइल के कांटेक्ट में हैं, मोबाइल हम ले आते हैं और उनका हमें रिव्यू अच्छा नहीं मिल पाता या वो तुरंत ही ख़राब हो जाते हैं। वह मापन की कमी के कारण ही होता है कि उस कंपनी ने जिस कंपनी ने उसको डिज़ाइन किया है, मार्केट में उतारा है, उस प्रोडक्ट का उन्होंने पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं किया है, पूरा मापन नहीं किया है। तो इन समस्या कौन कौन सी समस्याएं मापन में आती हैं? आज भी मापन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। हर किसी चीज़ का पूरी तरह से मापन नहीं किया जा रहा है, पूरी तरह से आकलन नहीं किया जा रहा है। इसके परिणाम क्या होते हैं कि वह समय से पहले ही एक्सपायर हो जाती है, यानी समय से पहले ही वो चीज़ खराब हो जाती है। उसी तरह व्यक्ति शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्ति के व्यवहार का पूरी तरह से मापन किया जाना आवश्यक होता है। अगर आप व्यक्ति के व्यवहार का पूरी तरह से मापन नहीं कर पाते हैं, बालक के व्यवहार का पूरी तरह से आकलन नहीं कर पाते हैं, तो वह बालक उचित दिशा प्राप्त नहीं कर पाता। उसके फ्यूचर में कई सारी समस्याएं उसके सामने उपस्थित होती हैं। तो अब हम बात करते हैं मापन की समस्याओं की, मापन के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं की। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है अप्रत्यक्षता की समस्या। जो पहला है हमारा वह है अप्रत्यक्षता की समस्या। देखिए अप्रत्यक्षता की समस्या क्या कहती है? मनोविज्ञान, शिक्षा, समाजशास्त्र यानी इनडायरेक्टनेस प्रॉब्लम, इसे कहते हैं हम इनडायरेक्टनेस प्रॉब्लम। इनडायरेक्टनेस प्रॉब्लम क्या होती है? मनोविज्ञान, शिक्षा, समाजशास्त्र आदि में जिन चरों का बहुतायत से अध्ययन किया जाता है उनका स्वरूप अपरोक्ष होता है।
अर्थात हम इन चरों को परोक्ष रूप से देख नहीं सकते हैं यदि कोई अनुसंधानकर्ता छात्रों की चिंता शिक्षा, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र आदि में। देखिए आपको समझना होगा, शिक्षा, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र के क्षेत्र में शिक्षा, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र के क्षेत्र में जिन चरों का बहुतायत से अध्ययन किया जाता है जिन चरों का बहुतायत से अध्ययन किया जाता है उनका स्वरूप अपरोक्ष होता है। उनका स्वरूप अपरोक्ष होता है। कैसे होता है? देखिए, शिक्षा, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र के क्षेत्र में जिन चरों का, चर यहाँ पर क्या हैं, जैसे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बालक की चिंता, कुंठा, ऐसे भावों का यदि अध्ययन किया जा रहा है तो ये इनका स्वरूप अपरोक्ष होता है। ये परोक्ष रूप में हमें दिखाई नहीं देते, ये हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते हैं। हम किसी व्यक्ति को देखकर डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि इसको इस बात की चिंता है या ये कुंठा में है। व्यक्ति किसी के सामने इन चीज़ों को, इन भावों को व्यक्त, हर किसी के सामने इन भावों को व्यक्त नहीं कर पाता है। तो और हमें अध्ययन करना है उसकी चिंता का, कुंठा का। तो इसलिए मनोविज्ञान के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, अप्रत्यक्षता की समस्या की। जिस व्यवहार का हम अध्ययन करना चाहते हैं वह हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देता है। उसके लिए हमें उस व्यक्ति से घनिष्ठ रूप से जुड़ना होता है। तो कोई भी व्यक्ति छात्रों की चिंता और कुंठा को प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, क्योंकि देखिए समाधान उस समस्या का निकाला जा सकता है जो प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई दो, लेकिन ये ऐसे भाव हैं, चिंता, कुंठा, तनाव, तो ये ऐसे भाव हैं स्ट्रेस के कि इनको हर व्यक्ति, इन भावों का इजीली अध्ययन नहीं किया जा सकता। इनका समाधान तभी निकाला जा सकता है जब व्यक्ति प्रत्यक्ष आकर हमसे कहे, तब तो हम उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन हर कोई व्यक्ति हर किसी से अपनी टेंशन को शेयर नहीं कर पाता, अपने मन के भावों को हर किसी से शेयर नहीं कर पाता है। तो शिक्षा, मनोविज्ञान कोई भौतिक अध्ययन करता नहीं है, कोई भौतिक मापन की इकाई नहीं है। यह केवल व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यक्ति की मनोवृत्तियों का अध्ययन करता है, उससे संबंधित समस्याओं का समाधान निकालता है। तो यही है कि जब हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम व्यक्ति की चिंता, कुंठा आदि भावों को प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। केवल व्यवहार में इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है यही देखा जा सकता है। अब हम केवल उसके व्यवहार पर उसका, उस चिंता और कुंठा का, केवल हम कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति, जैसे मैं ही कॉलेज आई हूँ, आते ही मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है या किसी से अनबन हो जाती है या किसी से हॉट टॉक हो जाती है, तो लोग क्या कहेंगे उस मेरे इस व्यवहार को देखकर। अनायास ही अगर मेरे साथ मैं ऐसा कर रही हूँ तो लोग उस व्यवहार को देखकर ये अनुमान लगाएंगे कि शायद इनके घर में कोई प्रॉब्लम हो, शायद मैम कोई टेंशन में हो, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही है, अन्यथा ऐसा व्यवहार उचित नहीं था। तो हम उसके व्यवहार को देखकर, केवल उनके व्यवहार को देखकर ही केवल उनके व्यवहार को देखकर ही हम इन भावों का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके व्यवहार पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसके आधार पर ही
अनुसंधानकर्ता को इन चरों का अपरोक्ष रूप से मापन करना होता है। उसके व्यवहार पर इन चिंता और कुंठा का, इनके संवेगों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस आधार पर ही इन अनुसंधानकर्ता को अपना मापन करना होगा। परोक्ष व्यवहार को देखकर ही, अपरोक्ष व्यवहार को देखकर ही अनुसंधानकर्ता इसका मापन कर सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। और हो सकता है यह, और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अनुसंधानकर्ता द्वारा जो मापन किया गया है वह 100% सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमने केवल अंदाजा लगाया है, ये जो अनुमान आधारित है हमारा जो मापन है वह, तो हम केवल अनुमान लगा रहे हैं। वह व्यक्ति, हम उसके विषय में ये घोषणा नहीं कर सकते कि वह व्यक्ति चिड़चिड़ा है, वह व्यक्ति क्रोधी है, ऐसी घोषणा हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो समय और परिस्थिति बस ऐसा व्यवहार कर रहा है। ये भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि उसका नेचर ही ऐसा हो। तो इस प्रकार से इसके द्वारा शुद्ध परिणाम हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके आधार पर ही अनुसंधानकर्ता को इन चरों का अपरोक्ष रूप से ही मापन करना होता है। प्रत्यक्ष मापन में जितनी परिशुद्धता और प्रामाणिकता होती है, अप्रत्यक्ष मापन में उतनी परिशुद्धता और प्रामाणिकता नहीं होती। यही मैंने बताया कि प्रत्यक्ष जो मापन है, प्रत्यक्ष मापन में क्या होती है, जितनी परिशुद्धता और प्रामाणिकता, प्रत्यक्ष मापन में जितनी परिशुद्धता और प्रामाणिकता होती है, अप्रत्यक्ष मापन में उतनी ही प्रामाणिकता होती है। अप्रत्यक्ष मापन में उतनी परिशुद्धता और प्रामाणिकता नहीं होती। क्योंकि सीधी सी बात है, जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, जो हमें कानों से सुनाई दे रहा है, जिसका हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर पा रहे हैं, उसका तो शुद्धता पूर्वक मापन किया जा सकता है। लेकिन जो चीज़ हमें दिखाई ही नहीं दे रही, केवल कल्पना आधारित हम उसमें अंदाजा ही लगा रहे हैं कि इसने ऐसा व्यवहार क्यों किया, ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार कैसे कर रहा है, या इस व्यक्ति के व्यवहार में ये लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं, तो वह हमारी टोटल ही कल्पना पर आधारित है। और कल्पना के आधारित होने के कारण ही हम इसका पूरी तरह से शुद्ध मापन नहीं कर पाते हैं। अब बात आती है आधुनिक युग में समाज वैज्ञानिक और व्यवहारपरक वैज्ञानिक मापन में अप्रत्यक्षता की समस्या का समाधान करने में अध्ययनरत हैं। जो वर्तमान में ये बात है कि पहले ऐसी तकनीकें हमारे पास नहीं थी कि हम व्यक्ति के अप्रत्यक्ष व्यवहार का मापन कर सकें, लेकिन आधुनिक युग में ऐसा उपलब्ध है, ऐसी वैज्ञानिक और व्यवहारपरक वैज्ञानिक मापन में अप्रत्यक्षता की समस्या का समाधान करने में व्यक्ति अध्ययनरत है। फिर भी अप्रत्यक्षता की समस्या के कारण मापन के आधार पर जो अध्ययन किए जाते हैं, तो उनसे प्राप्त परिणामों की विश्वसनीयता और वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगा ही रहता है। यानी कि इनके द्वारा, जो मापन की विधियों के द्वारा जो अप्रत्यक्षता के आधार पर जो मापन किया जाता है, उनकी विश्वसनीयता और वैधता, विश्वसनीयता और वैधता दोनों पर ही क्या लग जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम व्यक्ति के व्यवहार का उपयुक्त मापन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो अप्रत्यक्षता की समस्या मापन की सबसे बड़ी समस्या है, मापन में आने वाली बाधा है, सबसे बड़ी बाधा है, जिसे इनडायरेक्टनेस प्रॉब्लम कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान और समाज में जिन चरों का बहुतायत से अध्ययन किया जाता है, उनका स्वरूप प्राय अपरोक्ष होता है। दूसरी बात
यहाँ पर ये भी आती है कि प्रत्येक व्यक्ति दोहरा जीवन यापन करता है। वह हर जगह अपने व्यवहार को एक साथ नहीं रख पाता है। घर में उसका व्यवहार कुछ अलग होता है, घर में उसके व्यवहार में कुछ अलग आत्मीयता होती है, और बाहर जैसे हम कहें सामाजिक परिक्षेत्र में, विद्यालयी परिप्रेक्ष्य में, परिक्षेत्र में, या फिर अपने ऑफिशियल व्यावसायिक परिक्षेत्र में उसका जो व्यवहार है वह अलग ही होता है। तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि जो अनुसंधान करता है वह उस व्यक्ति के साथ ऑल टाइम रहे, पूरे ओवरऑल व्यवहार का उसका आकलन कर सके। कहीं ना कहीं उससे चूक होती ही है। इसलिए इस प्रकार का जो मापन है उसमें इस प्रकार के मापन में जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह पूर्ण रूप से ना तो विश्वसनीय होते हैं और ना ही वैलिड होते हैं, वैध भी नहीं होते हैं। हम कह सकते हैं एक घड़ी में हमें गुस्सा आ गया, भाई किसी ने हमसे तुरंत कुछ कहा, गुस्सा आ गया, लेकिन हम इससे ये साबित नहीं कर सकता कोई कि हम क्रोधी हैं। क्यों? वह समय और परिस्थिति के अनुसार हमें आया हुआ भाव था, संवेग था जो प्रकट हुआ, लेकिन उसके विषय में स्पष्ट घोषणा नहीं की जा सकती। ये तो थी अप्रत्यक्षता की समस्या। अब दूसरी आती है हमारे पास त्रुटियों से संबंधित समस्याएं, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू एरर्स, त्रुटियों से संबंधित समस्याएं। त्रुटियों से संबंधित समस्याएं, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू एरर्स। त्रुटियों से संबंधित समस्या, देखिए क्या कहती है समस्या, इस नाम से स्पष्ट है। त्रुटियां, एरर। प्राकृतिक विज्ञानों में मापन की विधियां व्यवहारपरक विज्ञानों में मापन की विधियों की अपेक्षा बहुत अधिक शुद्ध होती हैं। प्राकृतिक विज्ञानों में मापन की विधियां व्यवहारपरक विज्ञानों में मापन की विधियों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होती है। इस कथन से यह स्पष्ट है कि चाहे प्राकृतिक विज्ञानों में मापन हो या व्यवहारपरक विज्ञानों में मापन पूर्ण रूप से शुद्ध कभी नहीं होता। यानी कि हम कहें, बात कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक कि प्राकृतिक विज्ञानों में मापन की विधियां व्यवहारपरक विज्ञानों में प्राकृतिक विज्ञानों में मापन की विधियां व्यवहारपरक विज्ञानों में मापन की विधियों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होती हैं। मापन की विधियों की अपेक्षा बहुत अधिक शुद्ध। देखिए, प्राकृतिक विज्ञानों में मापन की विधियां व्यवहारपरक विज्ञानों में मापन की विधियों की अपेक्षा शुद्ध होती है। लेकिन इससे इस कथन से डायरेक्टली ये साबित होता है कि दोनों किसी भी विधि द्वारा मापन किया जाए वह पूरी तरह शुद्ध नहीं होता है।
क्योंकि यहाँ कहा गया है कि अपेक्षा व्यवहार विज्ञानों की अपेक्षा प्राकृतिक विज्ञानों के मापन की विधियाँ शुद्ध तो होती हैं, लेकिन उन्हें भी हम पूरी तरह शुद्ध और विश्वसनीय नहीं कह सकते। तो शुद्ध होती हैं इस कथन से यही तात्पर्य है कि पूर्ण रूप से वह कभी शुद्ध नहीं होता, उनमें किसी न किसी प्रकार की त्रुटि के कारण अशुद्धता अवश्य होती है। किसी न किसी प्रकार की त्रुटि के कारण उनमें किसी न किसी प्रकार की अशुद्धता अवश्य होती है। किसी न किसी प्रकार की त्रुटि के कारण अशुद्धता अवश्य होती है। उदाहरण के लिए यदि एक बालक का भार 27 किलोग्राम और 500 ग्राम है तो यह भार सही भी हो सकता है और उसमें त्रुटि भी हो सकती है। देखिए एग्जाम्पल, यदि किसी बालक का भार 27 किलोग्राम और 500 ग्राम है तो हो सकता है ये सही हो, लेकिन यदि मापन की विधि गलत है, यानी कि जो मशीन है हमारी उसमें यदि प्रॉब्लम है तो यह वेट 100% क्या होगा, गलत होगा। तो मापन की किसी न किसी त्रुटि के कारण मापन में गलती हो जाती है। जैसे हमने किसी तोलने वाली मशीन के कारण इसमें त्रुटि हुई, बालक का भार त्रुटिपूर्ण हो सकता है। बालक के भार की सही माप दूसरी प्रमाणिक मशीन से करके त्रुटि को दूर किया जा सकता है। यह मापन प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र के मापन का उदाहरण है। इसी प्रकार से यदि किसी छात्र की बुद्धि का मापन परीक्षण के द्वारा किया जाए, उसे बुद्धि परीक्षण में 8वें अंक प्राप्त हो तो यह मापन तभी विश्वसनीय होगा ये मैंने आपको बताया कि कोई किसी बालक का भार 27 केजी है और किसी का 27 केजी और 500 ग्राम है। यह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। क्यों? अगर मशीन खराब है तो यह भार गलत भी हो सकता है, और यदि मशीन सही है या खराब मशीन को सही करवाकर हम इस त्रुटि को सुधार सकते हैं। तो ये तो है प्राकृतिक विज्ञानों का मापन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं व्यवहारपरक मनोविज्ञानों की। तो हमें किसी बालक के बुद्धि का मापन करना है, बौद्धिक उपलब्धि का मापन करना है, और हमने मान लिया कि टेस्ट पेपर लिया उसका, तो उसमें उसने 98 अंक प्राप्त करे हैं, तो वह मापन तभी शुद्ध होगा जब हम उस बुद्धि परीक्षण को जो हमने उसे सॉल्व करवाया वह बुद्धि परीक्षण पूरी तरह से क्या हो, विश्वसनीय और वैध हो। वह बुद्धि परीक्षण पूरी तरह से विश्वसनीय और वैध हो, तभी वह बुद्धि जो 98% अंक उसने प्राप्त किए हैं वह शुद्ध और विश्वसनीय मापन हम इसे कहेंगे। तो इस प्रकार से त्रुटि संबंधी समस्या भी इसमें आती है। देखिए, उसके साथ साथ परीक्षण का प्रशासन निर्देशों को पालन करते हुए किया गया हो, यानी कि इसमें दो काम करते हैं कि वह जो बुद्धि परीक्षण है वह विश्वसनीय और वैध हो, उसके साथ साथ जो विश्वसनीय जो उसका जो प्रश्न पत्र लिया गया है, जो बुद्धि परीक्षण करवाया गया है
वह उचित नियमों के साथ प्रशासित करवाया गया हो, यानी उसमें कोई त्रुटि नहीं की गई हो। लेने वाला जो टेस्ट पेपर ले रहा है उसके द्वारा कोई त्रुटि नहीं किए गए हो, चीटिंग नहीं की गई हो, और जो टेस्ट पेपर दे रहा है उसके द्वारा कोई चीटिंग नहीं की गई हो, तब तो हम इसे विश्वसनीय और वैध मान सकते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में इसकी 100% गारंटी हम नहीं ले सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि अवश्य हो जाती है। तो बच्चा चीटिंग कर देता है या बच्चा अपना बनावटी व्यवहार प्रदर्शित करके उस पेपर को सॉल्व करता है, एक्चुअलिटी अपनी छिपा लेता है, या फिर टीचर जो प्रशिक्षक है उसके द्वारा वहाँ पर कोई त्रुटि हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ 100% शुद्ध परिणाम प्राप्त नहीं होता। जिस छात्र की बुद्धि का मापन किया गया है उसने ईमानदारी, पूरी लगन और ध्यान के साथ परीक्षण भरा हो। यदि यह बातें नहीं है तो छात्र की बुद्धि का जो प्राप्तांक 98 प्राप्त हुआ है वह कैसे विश्वसनीय और शुद्ध माना जाए। व्यवहारपरक विज्ञानों में मापन में त्रुटियों की संख्या न केवल अधिक होती है बल्कि त्रुटियाँ के घटित होने की संभावना भी अधिक होती है। त्रुटियों के घटित होने की न केवल त्रुटियां की संख्या ज़्यादा होती है बल्कि त्रुटि होने की संभावना ही ज़्यादा होती है। कौन से विज्ञानों में? व्यवहारपरक विज्ञानों में, क्योंकि वहाँ पर हम पूरी तरह से शुद्ध और विश्वसनीय परिणाम दे नहीं सकते हैं। किसी ना किसी क्षेत्र में, जैसे मशीन के भौतिक प्राकृतिक में जो विज्ञान है उसमें तो हमने कह लिया कि एक नहीं दूसरी मशीन से चेक करा लिया, या वह मशीन हमने सही करवा ली, और दूसरी बात दो व्यक्तियों की उसमें तुलना करके हमने कि वही सबका ही गलत थोड़ी है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लैरिफाई हो गई, इसको सुधारा जा सकता है। लेकिन जो व्यवहारपरक विज्ञान में किया गया मापन है उसकी त्रुटियों को सुधारना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत अधिक एक्सपर्ट अनुसंधानकर्ता की रिसर्चर की आवश्यकता होती है। और कहीं ना कहीं, और वो चाहे कितना ही एक्सपर्ट हो, वह बुद्धि परीक्षण कितना ही प्रमाणित किया गया हो, लेकिन जो व्यक्ति जो उसे जो सॉल्व कर रहा है, जो दे रहा है, वह अपना दिखावटी व्यवहार, वह पूरी ईमानदारी से उसे सॉल्व नहीं करेगा। वह अधिक अंक लाने के चक्कर में या अपने आप को अच्छा बनाने के चक्कर में उसे उस प्रश्न का बनावटी आंसर वह देगा। तो इस प्रकार ये दो त्रुटियों के बारे में अभी हमने अध्ययन किया है, अप्रत्यक्षता की समस्या और त्रुटियों से संबंधित समस्या। दो समस्याओं के विषय में हमने विस्तृत अध्ययन किया है। इसके बाद हम आगे अध्ययन करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।